कुछ तो वो करेंगे ही। और तेरी 2 बेटियां हैं समझा, इनकी तू शादी कर देगा, ये तो अपने ससुराल चली जाएंगी, इससे तुझे क्या फायदा होगा भाई? क्या बात है महेश, है कितनी समझदारी की बात कर दी तूने। अगर इतनी समझदारी की बातें तू समाज के सामने कह दे तो पूरा समाज तेरे चरणों में लेट जाएगा। हाँ, हम अपने बच्चों को अपने फायदे के लिए पैदा करते हैं क्या? है मुझे तो शर्म आती है, ऐसी घटिया सोच का इंसान मेरे गांव में रहता है। गजोधर, ये तुम बहुत बोल रहे हो, अब बता रहा हूँ। क्यों, अब मिर्ची लग गई है? मेरी बेटियों के सामने मेरी बेटियों की ही बुराई कर रहे हो, तब तुमने नहीं सोचा। खैर, गुस्से में वहाँ से चला गया। पूजा, गीता, तुम दोनों को किसी की भी बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, समझी? पापा, आप फिक्र मत करो, हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता। हाँ पापा, हमें तो लोगों की बातें सुनाई ही नहीं देती, हम दोनों बहरी बन जाते हैं। गजोधर अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़कर काम पर चला गया। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता रहा और शाम को गजोधर अपने घर वापस आ गया। गजोधर ने देखा कि उसकी दोनों बेटियां मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करने में लगी हुई थीं। पूजा, गीता, तुम लोग इतनी रात में भी पढ़ाई कर रही हो? तुम दोनों की मेहनत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी बेटियां मिली। एक दिन ये हमारे साथ साथ इस गांव का भी नाम रोशन करेंगी। प्रधान जी के घर के बाहर गांव वाले क्यों इकट्ठा हुए हैं? जाकर देखना पड़ेगा। अरे गांव में लाइट आने से खतरा हो सकता है। यहाँ पर सबके कच्चे मकान बने हैं और छपरा डालकर सब रहते हैं। अब एक चिंगारी भी लग गई ना बिजली से तो पूरा गांव जल जाएगा। हाँ प्रधान जी, अगर ऐसा ही सब लोग सोचते तो आज पूरे देश में लाइट ही नहीं होती। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? जब सरकार सुनने को ही तैयार नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं प्रधान हूँ, प्रधानमंत्री नहीं। इतना बोलकर प्रधान अपने घर के अंदर चला गया। गांव वाले बाहर आपस में बहस करते रहे। अरे राजू, तुम लोग फालतू में प्रधान जी से बहस करते हो। अरे गजोदर भैया, ना ही ये प्रधान किसी दूसरे को प्रधानी के पद पर खड़ा होने देता है और ना ही खुद गांव में लाइट आने दे रहा है। अरे वो सब बड़े लोग हैं, उनसे हम बहस नहीं कर सकते। अगर प्रधान के खिलाफ कोई जाने की कोशिश करता है तो वो गांव से गायब हो जाता है, तू जानता है ना। खैर, ऐसे ही दिन बीतते गए। गांव में न लाइट थी, ना ही कोई सुविधा थी। या तो लोग मेहनत मजदूरी करते थे या फिर कुछ लड़के बाहर शहर कमाने चले जाते थे। वो लौट कर गाँव ही नहीं आते थे। एक हफ्ते बाद प्रधान ने सभी गांव वालों को बुलाया। देखो गांव वालों, मैं पिछले 1 हफ्ते से गायब था। तुम लोगों को मालूम है मैं कहाँ गया था? आप हमें बताकर ही नहीं गए थे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ गए थे? मैं दिल्ली गया था। वहाँ पर मैं संसद भवन के सामने 1 हफ्ते तक भूखा धरना देता रहा। मैंने उन लोगों से जिद कर ली कि जब तक मेरे गांव में लाइट नहीं लगेगी तब तक मैं यहाँ पर भूखे पेट बैठा रहूंगा और यहीं पर मर जाऊंगा। गांव वाले प्रधान की इस बात से बहुत खुश हो गए, लेकिन गजोधर की दोनों बेटियां उसकी बात पर हंसने लगी। तुम दोनों क्यों हंस रही हो? मैं कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? है गजोधर, अपनी दोनों बेटियों को समझाओ। खैर, सरकार मेरी बात मान गई है, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन तुम सभी लोगों को कागजों पर अंगूठे के निशान लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बिजली की वजह से कोई भी नुकसान हुआ तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। इसलिए सभी लोगों की सहमति चाहिए मुझे। गांव वाले बिजली आने की बात से खुश थे, इसलिए सब लोगों ने जल्दी जल्दी कागजों पर अंगूठा लगा दिया। देखा मुनीम जी, ये सारे गवार हर रोज मेरे घर के बाहर आकर हंगामा करते थे। इसका खामियाजा आज इन गांव वालों को ही भुगतना पड़ा। इन लोगों ने अपने सारे खेत हमारे नाम कर दिए हैं। लेकिन अगर कुछ महीनों बाद इस गांव में बिजली नहीं आई तो ये गांव वाले फिर हंगामा करने लगेंगे। इस बार इन सबकी कमजोरी मेरे हाथों में है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब पूजा और गीता बड़ी हो गईं। गांव के सभी लड़के आवारा घूमते हैं, जबकि हमारी बेटियां पढ़ाई भी कर रही हैं। दूसरी लड़कियों को पढ़ा भी रही हैं और पैसों से हमारी मदद भी कर रही हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा महिमा। पापा, कुछ ही सालों बाद आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रधान ने गांव वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। 15 साल बीत गए, लेकिन अभी तक गांव में लाइट तो आई नहीं। उल्टा सभी की जमीनें प्रधान के नाम हो गई। सब गांव वाले बेचारे साल भर खेतों में मेहनत करते हैं और उन्हें बस खाने भर का अनाज दे देता है प्रधान।
बाकी खुद रख लेता है। यहाँ तक कि उसने तो हमारी जमीन, हमारा घर भी अपने नाम कर लिया है। हम लोग चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पापा, हमें सिर्फ 2 साल का वक्त दीजिए, सबकी जमीन वापस होगी। इस प्रधान को मैंने भीख नहीं मंगवाई तो हमारा नाम भी जुड़वा सिस्टर नहीं। अरे मेरी बच्ची, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तुम लोग गुस्से में कुछ भी मत करना। पापा आप डरो मत, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। पूजा और गीता यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 1 साल बाद उन दोनों की परीक्षा का दिन आ गया। पापा, हमें परीक्षा देने के लिए शहर जाना है। तुम दोनों ने दिन रात मेहनत की है परीक्षा के लिए, मैं तुम दोनों को परीक्षा दिलाने जरूर चलूंगा। गजोधर अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को लेकर शहर चला गया। उन दोनों ने परीक्षाएं दी और कुछ ही महीनों बाद रिजल्ट आ गया, जिसमें पूजा और गीता ने टॉप किया। 2 साल के अंदर दोनों ही जुड़वा बेटियां आईपीएस ऑफिसर बन गई। अब उनका एक मकसद था, सभी गांव वालों को उनकी जमीन वापस कराना। कानूनी रूप से तो सारी जमीन प्रधान के नाम थी, तो जबरदस्ती तो वो लोग कर नहीं सकती थी। इसलिए दोनों ने एक प्लान बनाया। गीता, हमारा एक दोस्त है राकेश, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। उनके पिता की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन अब राकेश जी भी एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ इस गांव में वो फैक्ट्री लगे, ताकि इस गांव के लोगों को कमाने के लिए बाहर न जाना पड़े। हाँ, तो राकेश जी को यहीं बुला लेते हैं। अगले दिन पूजा और गीता ने राकेश को बुला लिया। प्रधान जी, ये राकेश जी हैं। आपने ओबरॉय बिल्डर का नाम तो सुना ही होगा, ये उन्हीं के बेटे हैं। अरे वाह 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 वाह, हमारी तो किस्मत ही खुल गई कि आप सीधा हमारे घर आ गए। मुनीम जी, उनके लिए जल्दी चाय नाश्ते की व्यवस्था कीजिए। प्रधान जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं इस गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, आपकी परमिशन चाहिए थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से जो है पूरी परमिशन है। इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। प्रधान ने लालच में आकर बिना पढ़े ही कागजों पर साइन कर दिए। राकेश वहाँ से चला गया। अगले दिन गीता और पूजा पूरी फोर्स के साथ प्रधान के घर पहुँच गयी। पूरा गाँव भी वहाँ था। प्रधान जी, ये घर खाली कर दीजिए, क्योंकि ये आपका घर और आपकी सारी जमीन सब मेरे पिता गजोधर जी के नाम हो चुकी है। ये देखिए, आपने साइन किया है। धोखा किया तुमने मेरे साथ है? हाँ, धोखा किया। अब खुद निकलता है या उठाकर फिकवा दूं। और गांव वालों, आज के बाद बिना कागज पढ़े साइन मत करना कहीं पर भी। अब वो प्रधान भीख मांगने लगा। माँ, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरी पगार और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब तुम ऐसे घबरा कर भेजोगी तो वहां इतनी दूर अनजाने शहर में अनजानी जगह पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हाँ, नहीं कर रही मन उदास, पर तू वादा कर मुझे रोजाना फोन करती रहेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूंगी सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में खाने का कुछ बांध देती हूँ, तू रास्ते में बस में खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान अटैची में रख लेती हूँ। ये है सीता, लाजवंती की बेटी। लाजवंती बहुत गरीब है। पति के जाने के बाद घरों में काम करके लाजवंती ने सीता को पाल पोस कर बड़ा किया। सीता ने गांव में ही रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सीता आगे पढ़ना तो चाहती थी, पर पिछले 1 साल में लाजवंती की तबीयत बहुत खराब रही, जिस वजह से सीता ने अभी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपना विचार बदल लिया और नौकरी ढूंढने लगी। सीता के बचपन की सहेली आशा की कुछ समय पहले दिल्ली के एक होटल में नौकरी लगी थी। आशा जब गांव आई तो सीता ने अपने बारे में भी बात की, तो आशा ने उसकी भी नौकरी उसी होटल में लगवा दी। अगले दिन सीता नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचती है। होटल में आशा उसे सब कुछ समझा देती है। सीता खूब मेहनत के साथ होटल में नौकरी करने लगती है। शहर के बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर जगन्नाथ जी की बेटी गीता आज शाम अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे होटल में आ रही हैं। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है। जगन्नाथ जी की बेटी गीता को किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बार हमारे होटल में आ रही हैं। समझ गए? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश में पढ़ी लिखी है और बहुत नखरे वाली है। अभी सुबह ही मैंने रिसेप्शन पर फोन उठाया था, बड़ी तीखी आवाज में बात कर रही थी। हमें तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरा सी भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती हूँ, फालतू का भड़क जाते हैं। अच्छा चल, फिर तो हम बहुत ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो? हाँ माँ। हेलो सीता, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी बच्ची। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज सीता का भी जन्मदिन है। ये बात सुनकर सभी स्टाफ के लोग सीता को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे सीता, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सीता।
वैसे सब किस्मत की बात है। एक तरफ आज तुम्हारा जन्मदिन है जो तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और एक तरफ वो लड़की जिसका आज जन्मदिन है, वो कितनी किस्मत वाली है कि वो इतने बड़े होटल में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। कहते हैं सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब ये सब छोड़ो, अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। सीता, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। सीता मैनेजर के पास जाती है। सीता, तुम्हें मैं एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। गीता मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही खड़ा होना है। जैसे ही वो एंट्री लेंगी तुम उनके साथ रहोगी और देखते रहना कि उन्हें किसी भी बात की कोई कमी ना हो। और एक काम करो, अपनी ड्रेस की जगह कोई अच्छी सी स्मार्ट ड्रेस पहन लो ताकि और अच्छा इंप्रेशन पड़े। जी सर। सीता को होटल के गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। सीता के पास अपनी तो कोई अच्छी ड्रेस थी नहीं, इसलिए आशा उसे अपनी सुंदर सी ड्रेस दे देती है। सीता तैयार होकर गेस्ट के आने का वेट कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आया। आपको वहां गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं गीता मैडम आ तो नहीं गई? मैं गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जी चलिए। जैसे ही सीता गाड़ी के पास जाती है, अचानक 2-3 बदमाश उसे गाड़ी में जबरदस्ती पकड़कर बिठा लेते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक से सब कुछ हुआ तो सीता को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी अनजान सड़क पर दौड़ जाती है। इतनी देर में गीता भी होटल के बाहर आ चुकी थी। सब लोग गीता को देखकर हैरान रह जाते हैं। गीता बिल्कुल सीता की शक्ल की थी। अरे सीता, तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस गाड़ी में क्यों बैठी है? चल बाहर निकल, गीता मैडम के आने का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? क्या आपका स्टाफ गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करता है? मेरा नाम गीता है, सीता नहीं। क्या आपको बताया नहीं गया था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं सेलिब्रेशन के लिए आ रही हूँ? गीता, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सीता हो। मैडम, आशा ठीक कह रही है। आपकी सूरत बिल्कुल हमारे स्टाफ की एक लड़की सीता से मिलती है। गीता ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। मैं अभी सीता को बुलाती हूँ, वो अभी गेट पर ड्यूटी दे रही थी। तभी एक लड़का भागा हुआ आता है। सर सर सर, सीता को कुछ लोग एक कार में पकड़ कर ले गए। सीता बेहोश थी, मैं पीछे भागा पर कार आगे निकल चुकी थी। वो जरूर कोई बदमाश लोग हैं सर। गीता घबरा चुकी थी। उसने अपने पापा के मोबाइल पर फोन किया और सारी बात बताई। गीता के मम्मी पापा भी वहां पहुंच गए। मैनेजर के पास सीता की माँ का मोबाइल फोन नंबर था। सीता की माँ को जब सारी बात पता चलती है तो वो फौरन बस पकड़कर दिल्ली आ जाती है। अचानक सब पलट जाता है। अरे लाजवंती, तुम, और यहाँ इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू कहाँ गायब हो गई थी? मुझे माफ कर दो मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सीता आपकी बेटी है, गीता की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक नहीं 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था। मेरी औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी एक बच्ची चुरा ली और अपने साथ गांव ले गई। पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सजा मेरी सीता को मिलेगी। मेरी जुड़वा बहन सीता, माँ पापा सीता को बचा लो। मैं जानता हूं ये सब किसका काम है। मुझे लगता है अशोक ने सीता को गीता समझ लिया और मुझसे बदला लेने के लिए वो गीता को अगवा करना चाहता था। चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे पुलिस की सहायता से पकड़ लेंगे। गीता के पिता मिस्टर जगन्नाथ ने पुलिस को खबर दी और कुछ ही घंटे में पुलिस अशोक को पकड़ लेती है। सीता सही सलामत मिल जाती है। जब सीता को सच्चाई पता चलती है कि गीता उसकी जुड़वा बहन है और उसके असली माता पिता मिस्टर जगन्नाथ और ममता है, तो वो बहुत रोती है। मेरी बच्ची सीता, इतने सालों तक तू हमसे दूर रही। सीता, हमारी बच्ची। मेरी बहन सीता, तू इतने साल मुझसे दूर रही। मैं भी आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ। और माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने माता पिता से मुझे दूर क्यों कर दिया? सीता और गीता एक दूसरे के गले लग जाती हैं। मुझे माफ कर दे सीता, मुझे माफ कर दे। अब तू अपने परिवार के साथ खुश रह। मैं तुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं हमेशा के लिए चाह रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। जो हुआ बचपन में हुआ। मैंने बचपन से तुम्हें अपनी माँ माना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माँ। सीता अपनी माँ के गले लग जाती है क्योंकि लाजवंती ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सीता को अपना असली परिवार मिल जाता है, अपनी जुड़वा बहन मिल जाती है और वो अपनी नई जिंदगी